देखिए चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो इसमें देखिए क्या हो गया कि आपको ऑर्गेनिक का पूरा क्या है, ये आधार है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में अच्छा आता है तो समझिए 12th में आपको पूरा चैप्टर जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी लिख लीजिए, इसका हिंदी क्या होता है? कार्बनिक यौगिक एवं कार्बनिक रसायन का परिचय। तो यहाँ समझिएगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमरी। तो लेमरी नामक वैज्ञानिक ने 1675 ईस्वी में, कब 1675 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त का मतलब क्या होगा? नेचुरल सबस्टांस। नेचुरल सबस्टांस को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में, है ना। पहला था एनिमल्स, दूसरा था वेजिटेबल और तीसरा था मिनरल, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जंतु हो जाएगा, ये हो जाएगा पादप और ये हो जाएगा खनिज, है ना। 1675 ईस्वी में लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों की कितनी श्रेणियां बनाई? 3 श्रेणियां बनाई, एनिमल्स, वेजिटेबल और मिनरल्स। आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर, वैज्ञानिक का क्या नाम था? लेबोजियर का पूरा नाम क्या है? एल लेबोजियर। एल का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटवाइन लॉरेंट, है ना। इन्हें आधुनिक रसायन का जनक भी माना जाता है। मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता है वो कौन है? एल लेबोजियर। तो आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं, ये हो गया आपको पादप और ये हो गया जंतु। आगे चलकर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया। हम जानते हैं कि पेड़ पौधा में भी कार्बन है कि नहीं है, जंतु में भी कार्बन है। तो इसमें क्या कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे से भी प्राप्त होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे जो जंतु से मिलता है हमको, है ना। तो आगे चलकर फादर मॉडर्न केमिस्ट्री लेबोजियर ने इन प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों में से पादपों और जंतुओं में कार्बन की अल्प मात्रा को पाया तथा ऐसे कई कार्बनिक यौगिक भी पाए जो दोनों में समान रूप से उपलब्ध थे। मैंने कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसा था जो जंतुओं में भी पाया जाता था और कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसा था जो पेड़ पादपों में भी पाया जाता था। तो लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को 2 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। लेमरी बांटे थे 3 भाग में और लेबोजियर 2 भाग में, जिनका उन्होंने नाम दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड हिंदी में कहते हैं जैव एवं अजैव पदार्थ। हिंदी में क्या कहते हैं? तो लेमरी नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को कितने श्रेणी में बांटा था? 3 श्रेणी में। कब? 1675 में। लेकिन लेबोजियर कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। क्या नाम दिया? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स माने जैव पदार्थ, समझ रहे हैं ना। आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में, माने जैव पदार्थ में कि कौन कौन से कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उनके बारे में, है ना। तो आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। हिंदी में कहते हैं उसको विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। आगे चलकर जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक के बारे में 1815 में एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहा गया? जीवन शक्ति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बर्जीलियस 2 नियम बनाए, ठीक है। इसके अंतर्गत बर्जीलियस के नियम बनाए, पहले 2 नियम बनाए।
पहला नियम था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। काहे नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इनका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हुआ है। बर्जीलियस का कहना था कि कभी भी जो है कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। काहे नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि इसका निर्माण प्राकृतिक शक्ति से हुआ है। और दूसरा नियम में बोले थे कि इनमें रासायनिक लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के द्वारा रासायनिक संयोग के नियम का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो बर्जीलियस तो बोल दिए कि क्या होगा कि कार्बनिक यौगिक कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनेगा। ऐसा कौन बोले? बर्जीलियस। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोलर। वोलर बोला हम बना देंगे। ठीक है, वोलर क्या बोले कि हम क्या कर देंगे, उसको बना देंगे। लेकिन बर्जीलियस का क्या कहना है कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वोलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि सर्वप्रथम अमोनियम सल्फेट यहां लिया उन्होंने। अमोनियम सल्फेट NH4 का 2 टाइम्स SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट KCNO, इन दोनों के बीच में उन्होंने अभिक्रिया करा दिया। ठीक है, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट, तो इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराया तो यहां बन गया अमोनियम साइनेट NH4 CNO प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ देखिए पोटेशियम है, नया सल्फेट, बैलेंस नहीं है, लगा दिए, 2 हो गया, 2 हो गया, बैलेंस है ना। तो वोलर क्या किए कि लिए अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट को मिला करके अभिक्रिया कराएं, तो क्या बन गया, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट। और पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म किए NH4CNO। पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। इसको जब गर्म किए वोलर राव वैज्ञानिक ने, तो यहां बन गया NH2CO है ना, इसका नाम दिया गया यूरिया, है ना। तो पुनः अमोनियम साइनेट को गर्म करने के उपरांत एक ऐसे यौगिक का निर्माण हुआ जिसमें कार्बन मौजूद था। इस प्रकार वोलर सबसे पहला व्यक्ति था जिसने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का संश्लेषण 1828 में किया था। ठीक है, पहली बार कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? वोलर ना। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किस वैज्ञानिक ने किया था? वोलर नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था? 1800। प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? यूरिया था, है ना। तो बर्जीलियस क्या बोले कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन वोलर क्या बोले कि हम क्या कर देंगे, बना देंगे, है ना। तो उन्होंने बना करके दिखा दिया। इस प्रकार बर्जीलियस के नियम क्या हो गया, खंडित नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया। बर्जीलियस बोला कि कभी नहीं बनेगा, लेकिन वोलर क्या कर दिए, बना दिए। वैज्ञानिक का क्या नाम था? वोलर, WOHLER, वोलर। ठीक है, हिंदी में लिखता है वोलर, इसे पढ़ते प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, वोलर है ना। तो वोलर नाम इस प्रकार बर्जीलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने जब देखे कि यूरिया बना दिया है वोलर नामक वैज्ञानिक ने, तो एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था कोल्बे। तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में कब बना दिए? 1844 में एस्टिक एसिड बना दिए, CH3COOH। समझ रहे हैं? जब देखे वोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का संश्लेषण कर दिया, तो कोल्बे नामक वैज्ञानिक क्या कर दिए? 1844 में एस्टिक एसिड बना दिए। और फिर जब ये एस्टिक एसिड बना दिए, तो इसके बाद आगे बर्थेलोट या बर्थेल्लो बोलते हैं। बर्थेल्लो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में, कब? 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से कर दिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे है ना। तो पहले बर्जीलियस क्या बोले कि नहीं बनेगा, लेकिन दूसरा बार में क्या बोल दिए? वो कौन बोला बनेगा? वोलर ना, और बना करके दिखा दिए। इस प्रकार बर्जीलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेल्लो नामक वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से कर दिया। अब आगे चलकर कार्बनिक यौगिकों को अब 2 स्रोतों से तैयार किया जाने लगा। एक तो अब कार्बनिक यौगिक लैब में भी बनने लगा, और दूसरा हमको प्राकृतिक से भी मिल रहा था, जिसके कारण इनकी संख्या में काफी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अभी भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या 1,60,00,000 से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक अभी तक बनाए जा चुके हैं। समझ रहे हैं ना।
तो इस प्रकार बर्जिलियस के नियम को गलत हो जाने के बाद कोल्बे नाम वैज्ञानिक ने 1844 में एस्टिक एसिड, तो बर्थेलो नाम वैज्ञानिक ने 1856 में मीथेन का संश्लेषण आसानी से किया। अब कार्बनिक यौगिकों की संख्या में